नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं नगमा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत की यात्रा पर हैं। हमारी लीड स्टोरी तो देखेंगे कि जेडी वैंस के भारत दौरे के क्या मायने हैं, खास करके एक ऐसे वक्त में जब टैरिफ युद्ध छिड़ा हुआ है और कारोबार के नए मायने भी सामने आ रहे हैं और नए मौके भी तलाशे जा रहे हैं। इसके साथ साथ एनडीटीवी दुनिया में दूसरी रिपोर्ट्स भी देखिए। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सड़कों पर आए हैं लोग फिलिस्तीन के समर्थन में, और साथ ही देखेंगे एक रिपोर्ट कि अमेरिका यमन पर क्यों इस तरह से जबरदस्त हमले कर रहा है। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे रिपोर्ट गाजा से, वहां पर हमलों के बीच कैसे मनाया गया है ईस्टर, और आखिर में चीन में कहां का आसमान रंग बिरंगा नजर आ रहा है। तो सबसे पहले इस वक्त की लीड स्टोरी, यानी कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की भारत यात्रा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति अब से कुछ ही देर पहले भारत पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। 12 साल के बाद किसी अमेरिकी उपराष्ट्रपति की ये भारत यात्रा है। इससे पहले जो बाइडेन भारत आए थे। दिल्ली से जेडी वैंस जयपुर भी जाने वाले हैं, और ये भी उनका कार्यक्रम है कि शायद वो आगरा भी जाएंगे, जयपुर में शादी अटेंड करेंगे। लेकिन इस वक्त तो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई है, और एक ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका का ट्रेड वॉर या रेसिप्रोकल टैरिफ चर्चा में है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस जब प्रधानमंत्री आवास पहुंचे तो प्रधानमंत्री ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वो उनकी पत्नी और 3 बच्चों से भी मिले। इसके पहले जेडी वैंस परिवार सहित 4 दिनों के दौरे पर भारत पहुंचे तो हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनका स्वागत किया। बाद में जेडी वैंस का सरकारी तौर पर औपचारिक स्वागत किया गया। उन्होंने सलामी गारद का मुआयना किया। बाद में फिर जेडी वैंस अपने परिवार के साथ अक्षरधाम मंदिर गए। वहां तकरीबन 1 घंटे रहे और कहा कि उनको और उनके परिवार को अक्षरधाम आना बहुत ही अच्छा लगा। जेडी वैंस का इस वक्त भारत आना 2 वजहों से काफी अहम माना जा रहा है। टैरिफ वॉर और कारोबार समझौता। ट्रंप ने भारत पर 2 अप्रैल को 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। हालांकि इसे बाद में 90 दिनों के लिए टाल दिया गया। वैंस के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात में इस मुद्दे पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच कारोबार को $500 अरब तक ले जाने की योजना बन सकती है। जेडी वैंस की ये 5वें देश की सरकारी यात्रा है। इससे पहले वो सिर्फ 4 देश ही गए हैं, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीनलैंड और इटली। यानी एशिया में वो सबसे पहले भारत आए हैं। इससे हाल के पूरे घटनाक्रम में अमेरिका के लिए भारत की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कल जयपुर में रहेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सोमू आनंद। जयपुर में पहुंचने वाले हैं सोमू जेडी वैंस, और वहां पर एक शादी अटेंड भी करेंगे वो, और वहां किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कार्यक्रम है वहां पे? बिल्कुल, देखिए जयपुर को पूरी तरह से सजाया गया है। खास तौर पे ओल्ड सिटी का जो पूरा इलाका है, जो जयपुर का परकोटा इलाका है, उस वहाँ पर उनके स्वागत की तैयारियां की गई हैं। और क्योंकि वो अहले सुबह जो है वो सबसे पहले आमेर किले पर पहुंचेंगे और आमेर किले का वो दर्शन करेंगे, वहाँ पे भ्रमण करेंगे। जो हाथी हैं, 2 हाथी तैयार किए गए हैं जो उनका स्वागत करेंगे, और उसके साथ ही साथ उनको शीश महल में भी ले जाया जाएगा, जो आमेर की सबसे खूबसूरत उस किले की जगह है। हालांकि उपराष्ट्रपति के दौरे के कई सारे निहितार्थ हैं, और खास तौर पे जिसकी बात लगातार हो रही है, टैरिफ वॉर के बीच में उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन राजस्थान में जब वे जयपुर आ रहे हैं तो यहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको खासी उम्मीदें हैं। और देखिए, पिछले साल जो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन हैं वो यहाँ पर आए थे, तब प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे, और उसके बाद आंकड़े ये बताते हैं कि फ्रांस से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ था। राजस्थान में जो सबसे अधिक टूरिस्ट आते हैं वो अमेरिका से आते हैं, जो विदेशी टूरिस्ट हैं।
इसलिए इस दौरे से राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी खासी उम्मीदें हैं और और उस आप कह रहे लिहाज हैं से कि भी ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जी, क्योंकि वो जी। सिटी पैलेस और तमाम इलाके में जाएंगे। जी। सिटी पैलेस, आमेर फोर्ट और उसके अलावा वो एक शादी भी अटेंड करने वाले हैं वहाँ पे, और काफ़ी पारंपरिक ढंग से उनके स्वागत की तैयारियां हैं सोमू। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले सुबह जब वो वहाँ पर पहुँचेंगे तो कच्ची घोड़ी नृत्य, कालबेलिया नृत्य जो कि राजस्थान के पारंपरिक नृत्य हैं, उनके साथ उनका स्वागत किया जाएगा। रावण हत्था जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, वह भी बजाया जाएगा, जो लोक कलाकार वहाँ पर हैं। तो राजस्थान की जो संस्कृति है और राजस्थान के इतिहास के साथ-साथ जो पूरी धरोहर है, उसका प्रदर्शन जो है वो यहाँ पे राजस्थान की तरफ से किया जाएगा और ये पूरा कार्यक्रम है। कल वे सुबह निकलेंगे, उससे पहले अभी से थोड़ी देर के बाद जब वो जयपुर पहुंचेंगे, रामबाग होटल है यहाँ पर, वहीं पर उनके ठहरने का कार्यक्रम है और वहीं पर एक शादी में भी वे हिस्सा लेंगे। जी, जी, धन्यवाद आपका। तो जयपुर में पूरी तरह से तैयारियां हैं और उसके साथ-साथ पारंपरिक ढंग से उनके स्वागत की भी तैयारियां हैं, जो वहाँ की संस्कृति है उसके हिसाब से। और लेकिन इसके रणनीतिक मायने क्या हैं? हमारे साथ जुड़ गए हैं हर्षवी पंत, जो प्रमुख हैं रणनीतिक अध्ययन के ओआरएफ में। हर्ष, वैसे तो जेडी वांस का जो दौरा है उसमें एक शादी शामिल है, उसमें जयपुर का दौरा और ताजमहल का भी दौरा है, कुछ पर्सनल विजिट भी बताई जा रही है, लेकिन एक ऐसे वक्त में वो आ रहे हैं जब ये रेसिप्रोकल टैरिफ और ट्रेड वॉर अपने चरम पर है। वैसे में उनका इंडिया दौरा और प्रधानमंत्री से मिलना, ये इसके क्या मायने हैं? किस तरह से इसे आप देख रहे हैं? नगमा जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब एक ऐसे परिस्थितियों से दुनिया गुजर रही है जिसमें कि सारे ही पूरी तरह से अमेरिकी विदेश नीति बदल रही है और सारे जो आयाम थे उस विदेश नीति के, उन पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, उस समय एक बड़ी कंटिन्यूटी मुझे लगता है ये विज़िट दिखाती है कि कहीं पर भारत एक ऐसा देश है जहां पर भले ही टैरिफ्स लगे हों, लेकिन अगर आप लगातार हाई लेवल इंगेजमेंट्स को देखें तो प्रधानमंत्री के दौरे से अगर आप उसको नोटिफाई करें तो अभी जब जो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का दौरा है, जेडी वैंस का दौरा है, ये अपने आप में इस बात को अंडरस्कोर करता है कि भारत और अमेरिका सारी मुश्किलों के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए कमिटेड दिख रहे हैं। और उस कमिटमेंट को अंडरस्कोर ये विजिट करती है कि चाहे टैरिफ वॉर्स हों, चाहे टैरिफ में हमारे डिफरेंसेस हों, चाहे हम एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहे हों, लेकिन हाई लेवल इंगेजमेंट्स में कोई कमी नहीं आई है और एक कमिटमेंट दोनों तरफ से दिख रहा है कि इन परेशानियों को दूर करके एक ऐसे संबंधों को काका तैयार किया जा सकता है जो परहैप्स जो आने वाला समय है उसमें भारत और अमेरिका कैसे न सिर्फ बायलैटरल बल्कि ग्लोबल जो इश्यूज़ हैं उनको मैनेज कर पाए। तो कई मायनों में ये एक महत्वपूर्ण विजिट है। और ख़ासकर मैं एक बात और कह दूं, जेडी वैंस जो हैं वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत प्रबल चेहरे के तौर पर उभरे हैं। चाहे वो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने यूरोप के लिए कहा, चाहे उसके बाद जेलेंस्की के साथ जो उनकी मुलाकात रही ओवल ऑफिस में, उसको अगर आप देखें तो उसमें उनका जो रोल है अमेरिका ट्रंप की विदेश नीति में वो काफ़ी सेंट्रल दिख रहा है। तो उसमें अगर वो भारत आते हैं तो कहीं पर वो अपनी सोच और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सोच को साथ लाए होंगे और उस सोच के साथ भारत के साथ संबंधों को कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर ज़रूर मंथन हुआ होगा। जो और भी जो उन्होंने कार्यक्रम किए हैं, चाहे वो प्राइवेट लेवल पर ही हों, लेकिन मुझे लगता है पब्लिक जो उनका इंगेजमेंट रहा है वो इस मायने में काफ़ी सब्सटैंटिव रहा। तो ऑप्टिक्स वाइज और सब्सटेंस वाइज मुझे लगता है ये विजिट इम्पॉर्टेंट है। जी, शुक्रिया आपका हर्ष। बहुत अच्छी तरह से इसको आपने संक्षेप में बताया कि कैसे इसकी ऑप्टिक्स क्या है और इसका जो कंटेंट है वो क्या है, उनकी जो पब्लिक एंगेजमेंट्स हैं उसके काफ़ी मायने हैं। प्रधानमंत्री से कैसे वक्त में मिलना, तो एक एजेंडे के तहत भी वो आए हैं। भारत और अमेरिका के रिश्ते किस तरह और आगे बढ़ सकते हैं इस मुश्किल वक्त में, इसकी एक रूपरेखा भी इससे नज़र आती है और उनकी काफ़ी अहमियत है ट्रंप प्रशासन में। अमेरिका में पढ़ रहे दुनिया भर के छात्र परेशान हैं कि ट्रंप सरकार पता नहीं कब किस बहाने से उनको देश लौटने के लिए कह दे। इन छात्रों में भारतीय और चीनी छात्रों की संख्या सबसे ज़्यादा है। पहले जिन छोटे मोटे मामलों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी, अब उन मामलों के आधार पर भी डिपोर्ट होने के खतरे बढ़ गए हैं। हालांकि भारत और चीन के कुछ छात्र ट्रंप सरकार की मनमानियों के खिलाफ अदालत भी पहुंचे हैं।
ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शनों का दौर जारी है, लेकिन ट्रंप को कोई चिंता नहीं। उनके आदेशों में कोई कमी नहीं आ रही और ना ही किसी तरह की सख्ती में। अमेरिका में पढ़ रहे छात्रों के सामने हर रोज नई समस्या आ रही है। अब कहा जा रहा है कि पहले जिन छोटे छोटे मामलों में ज्यादा कुछ नहीं होता था, वहां अब सख्ती होगी। दुकानों से चोरी, शराब पीकर ड्राइविंग, रेड लाइन की अनदेखी, अपनी लेन में ना चलना, इस तरह के मामलों में अब उन्हें वापस भेजा जा सकता है। पहले भी ऐसे मामलों में जुर्माना और कुछ दिनों की जेल होती रही है, पर किसी छात्र को वापस नहीं भेजा जाता था। अब इस तरह के पुराने मामले भी खोद कर निकाले जा रहे हैं। अब दुनिया भर में पढ़ने के लिए अमेरिका पहुंचे छात्र ट्रंप के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। कुछ भारतीय और चीनी छात्रों ने F1 वीजा रद्द करने के खिलाफ अदालत की शरण ली है। अमेरिका में मानवाधिकारों के लिए काम कर रहे संगठनों की मदद इन छात्रों को मिल रही है। और प्रधानमंत्री मोदी कल सऊदी अरब के दौरे पे जा रहे हैं। वहां पर वो जद्दा में भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। किस तरह की वहां पे तैयारियां हैं, ये दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली। जद्दा के इस होटल रिट्ज कार्टन में प्रधानमंत्री कल जब 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले इसी होटल में आएंगे। और इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं और मेरे पीछे जो आप ये पोस्टर्स देख रहे हैं, सलाम मोदी, ये वो कम्युनिटी हॉल है इस होटल का। भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री कल यहाँ पर उतरने के बाद जब जद्दा पहुँच जाएंगे तो इसी होटल में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। और उसकी पूरी तैयारी जो है रिट्ज कार्टन के इस होटल में आप देख सकते हैं। कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं और ये बोर्ड्स वगैरह लगा रहे हैं सलाम मोदी का। इससे ये बात साफ पता चलती है कि भारत के प्रधानमंत्री जो है भारतीय समुदाय के जो लोग विदेशों में रहते हैं अक्सर अपने दौरों में ये ज़रूर वो इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय समुदाय के लोगों से उनकी मुलाकात हो। इसी मुलाकात में एक योगा इंस्ट्रक्टर महिला जो हैं, जिन्होंने योगा का नाम सऊदी अरब या अरब मुल्क में बहुत मशहूर किया है, उनके साथ भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। 23 तारीख को प्रधानमंत्री जो है एक खजूर की फैक्ट्री में जाएंगे जिसके मालिक जो हैं गुजराती मूल के भारतीय निवासी हैं। तो वहाँ पर भी जो भारतीय मजदूर काम करते हैं या जो वहाँ पर फैक्ट्री में लोग काम करते हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। इन सब के बावजूद भारत और सऊदी अरब के जो रिश्ते हैं उसको पुख्ता करने की कोशिश होगी इस दौरे में। और प्रधानमंत्री को जो दूसरे ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं, विश्व स्तर पर जो और चीज़ें चल रही हैं, ख़ास करके पश्चिमी एशिया में इजराइल हमास की लड़ाई हो, रेड सी में हूथीज़ की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, या फिर सऊदी अरब में यूक्रेन और रशिया के बीच में जो मध्यस्थता कराई गई थी, इन सभी चीज़ों पर भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा। जद्दा से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। ट्रंप की सरकार आने के बाद से ही लगातार अमेरिका से मुकाबला कर रहे चीन ने अब उन देशों को चेतावनी दी है जो अमेरिका के साथ डील कर चुके हैं या करने वाले हैं। चीन का कहना है कि अगर इस डील से चीन को कोई नुकसान हुआ तो फिर चीन उन देशों पर भी कार्रवाई करेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बता रहे हैं कि चीन ने हांगकांग को लेकर खराब व्यवहार करने वाले अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों, अफसरों और गैर सरकारी संगठनों पर जवाबी कार्रवाई की है। इससे पहले अमेरिका ने हांगकांग में चीनी सरकार और विशेष प्रशासनिक क्षेत्रीय सरकार से जुड़े 6 अफसरों पर पाबंदी लगा दी थी। टैरिफ को लेकर चल रही जंग के बीच एक नई जंग भी शुरू हो गई। चीन किसी भी मुद्दे पर पीछे नहीं दिख रहा और जवाबी कार्रवाई कर रहा है। और इसी बीच चीन ने एक और चेतावनी जारी की है उन देशों को जो अमेरिका के साथ ऐसे कारोबारी समझौते कर रहे हैं जिनसे चीन को नुकसान पहुंच सकता है। चीन ऐसे देशों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कर रहा है। दरअसल इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अमेरिका कुछ देशों पर दबाव बना सकता है कि वो चीन के साथ अपना कारोबार सीमित रखें। बदले में अमेरिका ऐसे देशों को टैरिफ में रियायतें देने का लालच दे रहा है। टैरिफ की जंग शुरू होने के बाद चीन के राष्ट्रपति अभी हाल ही में वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया होकर आए हैं। कहा जा रहा है कि वो अमेरिका का मुकाबला करने के लिए कुछ देशों के साथ मिलकर एक प्रेशर ग्रुप बनाना चाहते हैं।
हो सकता है कि बाद में वो कुछ और देशों के साथ संपर्क करके उनको अपने साथ लेना चाहें, समझाकर या धमकाकर। और पाकिस्तान में अब अमेरिका इजरायल के विरोध में और फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। प्रदर्शनों के दौरान कई शहरों में ऐसी दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई जिनके इजरायल से रिश्ते होने का शक था। रविवार को इस्लामाबाद में हुए एक प्रदर्शन में भारी भीड़ जुटी। गाजा पट्टी के फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इस्लामाबाद की सड़कों पर लोगों का हुजूम। जमात इस्लामी की अपील पर जमा हुए लोग हाथों में फिलिस्तीनी झंडे और बैनर लिए हुए थे और इजरायल और अमेरिका के विरोध में नारे लगा रहे थे। जमात इस्लामी पार्टी के प्रमुख हाफिज नईमुर रहमान ने रविवार को देश भर में फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकालने की अपील की थी। मैं पाकिस्तान की सारी जमातों से कहना चाहता हूं, हजार इख्तिलाफात के बावजूद फलस्तीन के लिए इकट्ठे हो जाओ, निहत्ते बच्चों के लिए इकट्ठे हो जाओ, उन मजलूमों के लिए इकट्ठे हो जाओ कि जो फरियाद कर रहे हैं कि कोई हमारे लिए उठने वाला है कि नहीं है। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शरीक हुई। मुतालबा करते हैं दुनिया से कि जो इंसानी हुकूक का चार्टर है उसमें अमल दरामद किया जाए, मुसलमान हुक्मरान जागे और फलस्तीन पे जुल्म को रोका जाए। जमात इस्लामी लोगों से अपील कर रही है कि वो इन चीजों को ना खरीदें जिनको खरीदने से इजरायल को फायदा होता है। उसने गाजा के मुद्दे पर 26 अप्रैल को देश भर में हड़ताल की अपील भी की है। पोप फ्रांसिस नहीं रहे। 88 साल की उम्र में उनका निधन सोमवार सुबह हुआ। हालांकि वो लंबे समय से बीमार थे, लेकिन ईस्टर के मौके पर लोगों के बीच आकर उन्होंने सबको हैरान कर दिया था। Fratelli e sorelle, buonasera. बस एक दिन पहले पोप फ्रांसिस ने अचानक सेंट पीटर्स बेसिलिका की बालकनी पर आकर 35,000 लोगों के हुजूम को ईस्टर की शुभकामनाएं दी। वो इन आखिरी दिनों में भी दुनिया में चल रहे युद्धों को लेकर चिंतित थे। परंपरा के मुताबिक उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया और फिर उनका संदेश आर्चबिशप डिएगो रेवेली ने पढ़ा, जिसमें उन्होंने गाजा को लेकर कहा, मैं युद्धरत समूहों से अपील करता हूं, युद्ध विराम करें, बंधकों को छोड़ें और भूखे लोगों की मदद में आएं, जिसमें शांतिपूर्ण भविष्य की चाहत है। Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. इस राजनीतिक अपील के साथ उन्होंने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पक्ष को भी छुआ। कहा, इस दिन मैं चाहता हूं कि हम सब नए सिरे से उम्मीद करें और एक दूसरे में अपने भरोसे को पुनर्जीवित करें, उनमें भी जो हमसे अलग हैं, क्योंकि हम सब ईश्वर की संतान हैं। इसके पहले वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और उनके परिवार से वेटिकन के अपने आवास पर मिले। उन्होंने उनके बच्चों के लिए चॉकलेट के 3 ईस्टर एग भी दिए। पोप फ्रांसिस आम लोगों के लिए अपनी फिक्र के लिए जाने जाते थे। उनका मूल नाम जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो था। वो पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे। उन्होंने 2013 में पोप का पद संभाला था। उन्होंने चर्च में सुधारों को लेकर काम किया। उनका जाना धर्म और आस्था के लगातार धुंधले होते परिवेश में एक रोशनी का चले जाना है। दुनिया के कई हिस्सों में जंग चल रही है। अब देखिए वहां की खबरें वॉर जोन से। यमन की राजधानी सना पर अमेरिका के हवाई हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए हैं और तकरीबन 30 लोग जख्मी हुए हैं। हूती विद्रोहियों की तरफ से ये जानकारी दी गई है।
हमले के बाद सना के आसमान में फैले धुएं से पता चल रहा था कि हमला कितना ज़बरदस्त था। हूथी विद्रोहियों का कहना है कि सना के शुब इलाके में एक बाजार पर हमला किया गया था। यमन के अमरान, हुदैदा, मारिब और सादा इलाकों पर भी हमला किया गया। इससे पहले रासीसा पोर्ट पर हमला किया गया था, जिसमें 74 लोग मारे गए थे और 171 लोग जख्मी हुए थे। हूथी लाल सागर से जाने वाले जहाज़ों और इजराइल पर लगातार हमला कर रहे हैं। 16 मार्च के बाद से यमन पर अमेरिकी हमलों में तकरीबन 200 लोग मारे गए हैं। और गाज़ा में हमास की कैद में जो लोग, उनके परिवार सरहद पर जमा हुए और चिल्लाकर बंधकों के लिए पैगाम भेजे, इस उम्मीद में कि उनकी आवाज़ वहां तक ज़रूर पहुंचेगी। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि गाज़ा में जंग जारी रखने के सिवाय उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि इजराइल बंधकों की रिहाई और हमास को ख़त्म किए बिना जंग ख़त्म नहीं करेगा। बंधकों को लेकर इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता जा रहा है। गाज़ा में इजरायली सेना के हमले जारी हैं, लेकिन इनके बीच ही गाज़ा शहर में फ़िलिस्तीनी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन समुदाय ने ईस्टर मनाया। रविवार को गाज़ा शहर में लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च सेंट पोर्फिरियोस में ईस्टर सेवा में भाग लेने के लिए जमा हुए। दूसरी तरफ तटीय क्षेत्रों पर इजरायली हमले जारी थे। ये चर्च पिछले करीब 1.5 साल से विस्थापित लोगों का घर भी बना हुआ है। और आखिर में आज की तस्वीर, चीन के शानडोंग का आसमान आजकल पूरी तरह से रंगों में नहाया हुआ है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग समारोह चल रहा है, जिसमें दुनिया के 51 देशों की 257 टीमें हिस्सा ले रही हैं। जो पतंगें शानडोंग के आसमान पर दिखाई दे रही हैं, उनमें से कोई ड्रैगन की शक्ल की है, कोई हवाई जहाज़ की तरह, तो कोई किसी एनिमेशन वाले कैरेक्टर की तरह।